हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, हमारे लिए 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है मानसून सत्र के पहले दिन विधेयकों की झड़ी। विपक्ष के विरोध के बीच कृषि सुधारों से जुड़े 3 बिल पेश, सरकार ने कहा नहीं हटेगा एमएसपी। दूसरी न्यूज़ है कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा मुगल म्यूजियम, और ये फैसला लिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तीसरी न्यूज़ है कि हरिवंश दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। संसद के मानसून सत्र में सरकार पूरी तैयारी के साथ आई थी। सत्र के पहले ही दिन सरकार ने संसद में विधेयकों की झड़ी लगा दी है। लोकसभा में 5 विधेयक पेश किए गए। कृषि सुधारों से जुड़े अध्यादेशों पर विपक्षी विरोध के बावजूद 3 विधेयक पेश किए गए। इसके अलावा सरकार ने लोकसभा से 2 विधेयक पारित भी करा दिए। कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों पर विपक्ष के विरोध और आशंकाओं को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खारिज करते हुए कहा कि इन कानूनी बदलावों से किसानों उनकी फसल का न केवल वाजिब मूल्य मिलेगा, बल्कि खेती के क्षेत्र में नई तकनीक और संसाधनों के निवेश का रास्ता खुलेगा। इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। लोकसभा में तोमर ने विपक्ष की इस आशंका को भी खारिज कर दिया कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तोमर ने किसान उपज कारोबार व्यापार प्रोत्साहन बिल और कीमतों के संरक्षण से संबंधित बिल पेश किया। कृषि राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव से जुड़े बिल पेश किए। नेक्स्ट न्यूज़ है छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा मुगल म्यूजियम। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार मंडलीय समीक्षा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। सीएम ने कोविड में निगेटिव व राजस्व में पॉजिटिव होने और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा व मैनपुरी जिले की बारी बारी से समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश सरकार को राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव का बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हरिवंश दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर चुन लिया गया है। चुनाव ध्वनिमत से हुआ। यह बतौर राजद प्रत्याशी मैदान में थे। उनके खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा को मैदान में उतारा था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा में राजद के पास मौजूदा संख्या दल को देखते हुए हरिवंश का चयन पहले से ही तय माना जा रहा था। सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान उपसभापति का चुनाव ध्वनिमत से करने का फैसला लिया गया। हरिवंश के समर्थन में सबसे ज्यादा सदस्यों ने सहमति से हाँ कहने के बाद सभापति नायडू ने उनकी जीत की घोषणा की। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि चीन से राजदूत हटाएगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दूसरी न्यूज़ है कि योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। पहली न्यूज़ देखते हैं। तनातनी के बीच अमेरिका ने चीन स्थित अपने राजदूत टेरी ब्रैनस्टैड को हटाने का फैसला किया है। विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए राजदूत को हटाने के पीछे कोई कारण नहीं बताया। वहीं अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद ब्रैनस्टैड ने पद छोड़ने की पुष्टि की। वह अगले महीने की शुरुआत में पद छोड़ देंगे। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें पोम्पियो द्वारा दिए गए ट्वीट की जानकारी है, लेकिन अभी तक ब्रैनस्टैड के पद छोड़ने के संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि द्विपक्षीय व्यापार और कोरोना महामारी को लेकर दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हैं। दूसरी न्यूज़ है
योशिहिदे सुगा होंगे जापान के प्रधानमंत्री। योशिहिदे सुगा ने सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। चूंकि संसद के निचले सदन में एलडीपी का बहुमत है, इसलिए उनका देश के नए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को संसद के अंदर औपचारिक रूप से इस पद पर मुहर लग जाएगी। वह शिंजो एबे की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था। वर्ष 2012 में शिंजो एबे की सरकार में चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रहे सुगा को 534 में से 377 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी व पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को 68 और दूसरे प्रतिद्वंदी व पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को 89 मत मिले। वह शिंजो एबे के शेष बचे कार्यकाल यानी सितंबर 2021 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। एबे लगभग 8 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। शिंजो एबे के कार्यकाल में प्रगाढ़ हुए भारत जापान के रिश्ते। जापान भारत के रिश्तों पर पैनी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि सुगा एबे की आर्थिक व विदेश नीतियों का अनुसरण करेंगे। शिंजो एबे का स्पष्ट मानना है कि वह भारत से नजदीकी जापान के हित में है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि कोविड से लड़ाई को मांगे गए हैं 1.66 लाख करोड़ रुपए। दूसरा है निर्मित उत्पादों ने अगस्त में बढ़ाई थोक महंगाई। तीसरी न्यूज़ है कि ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से टेलीविजन निर्माण पर पड़ेगा असर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.66 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति संसद से मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग पेश की है। इसका एक बड़ा हिस्सा कोविड-19 महामारी से समाज व वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए खर्च होगा। वहीं मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। आर्थिक गतिविधियों के सुस्त होने से गांव लौटे मजदूरों को ज्यादा रोजगार मिल सकेगा। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी प्रावधान है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा अनुपूरक मांग के तहत 33,771.4 करोड़ रुपए पीएम जनधन खाते और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के खाते में नकदी ट्रांसफर करने के लिए मांगे गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को 46,602.43 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं होने से वित्तीय तौर पर परेशान राज्यों को इसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूज़, निर्मित उत्पादों ने अगस्त में बढ़ाई थोक महंगाई। निर्मित उत्पादों ने दाम बढ़ने के चलते अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर बढ़ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अगस्त में थोक महंगाई दर 0.16% रही। पिछले वर्ष अगस्त में यह 1.17% थी। इसमें पहले इस वर्ष अप्रैल में थोक महंगाई दर 1.57, मई में -3.37, जून में -1.18 और जुलाई में -0.58% रही थी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थी। मार्च में थोक महंगाई दर 0.42% पर थी। बयान में कहा गया कि अगस्त में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 3.84% रही। इस दौरान सब्जियों की महंगाई दर 7.03, दलहन की 9.86 और अंडों, मांस, मछली जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थों की महंगाई दर 6.23% पर थी। आलू के दाम 82.93% बढ़े। हालांकि प्याज 34.48% सस्ता हुआ। समीक्षाधीन महीने में ईंधन और बिजली की महंगाई दर घटकर 9.68% रह गई। पिछले महीने यानी जुलाई में यह 9.84% थी। हालांकि इस दौरान विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 1.27% हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से टेलीविजन निर्माण पर पड़ेगा असर। रंगीन टेलीविजन के लिए सबसे जरूरी हिस्सा ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में निर्माण प्रभावित हो सकता है। एलईडी टीवी में ओपन सेल पिक्चर ट्यूब की तरह काम करता है, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। टीवी बनाने वाली वाणिज्यिक ओपन सेल का आयात करती हैं, जिस पर अभी कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन सरकार अक्टूबर से इसे आयात पर 5% शुल्क लगाने की घोषणा कर चुकी है।
टेलीविजन निर्माताओं के मुताबिक ओपन सेल पर ड्यूटी लगने की सूरत में आसियान देशों से भारत में एलईडी टीवी का आयात बढ़ सकता है। क्योंकि भारत का आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, सरकार ने रंगीन टीवी के आयात पर रोक जरूर लगा रखी है, लेकिन आसियान देशों के साथ एफटीए होने से टीवी का आयात हो सकता है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है रक्षा आवश्यकताओं को मिले पहली प्राथमिकता। चूंकि चीन के साथ जारी गतिरोध लंबा खिंचने की आशंका है, इसलिए भारतीय सैन्य बलों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने का काम प्राथमिकताओं के आधार पर होना चाहिए। और यह आर्टिकल लिखा है सोसाइटीज फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक सी उदय भास्कर द्वारा। दूसरा आर्टिकल है खतरों की अनदेखी के दुष्परिणाम। यदि वोहरा समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज देश को ड्रग्स माफियाओं से मुक्ति मिल गई होती। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कि झुग्गी बस्तियों का भविष्य। जिस तरीके से पहले निर्णय आया था कि पटरियों के किनारे, रेल पटरियों के किनारे जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको हटाया जाएगा, लेकिन अब वो निर्णय वापस मतलब कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो उसी पर है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। रक्षा आवश्यकताओं को मिले पहली प्राथमिकता। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद 5 राफेल विमान विधिवत भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गए हैं। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इससे संदेह नहीं है कि हमारी वायुसेना को ऐसी उन्नत रक्षा प्रणाली की दरकार है जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चल रहे तनाव को देखते हुए यह जरूरत और महत्वपूर्ण हो जाती है। LAC पर बीते 4 दशकों के दौरान पहली बार चली गोली यही दर्शाती है कि आने वाले दिनों में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को सामरिक मोर्चे पर किस तरह की चुनौती से दो चार होना पड़ेगा। कोविड-19 ने राष्ट्रीय सुरक्षा की इन चुनौतियों को और जटिल बना दिया है। कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत अब दूसरे पायदान पर आ गया है। बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन सामने आ रहे 90,000 के करीब नए मामलों से चिंता और बढ़ गई है। इस महामारी के प्रकोप का असर आर्थिक गतिविधियों पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। राफेल विमानों की पहली खेप का वायुसेना में शामिल होना यह भी दर्शाता है कि अपनी सेनाओं की क्षमताओं में अपेक्षित विस्तार के लिए भारत को किसी पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। लड़ाकू विमान जैसे समायोजन की ऊंची कीमत से यह और अच्छे से प्रकट होता है। अपने सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत जैसे देश को जरूरत तो इस बात की है कि न्यूनतम निरंतर आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए वो अपने रक्षा व्यय का 40% पूंजीगत आवंटन के रूप में करे। अभी यह 34% के स्तर पर है और फिलहाल रुपए पर पड़ती मार के चलते और सिकुड़ रहा है। इस प्रकार नौसेना और वायुसेना को आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम रकम मिल पाती है। राफेल विमान की ही मिसाल लें तो 2011-12 में ही इसका चुनाव कर लिया गया था, लेकिन वह 2020 में जाकर ही बेड़े में शामिल हो सका। यह पूरा मामला निर्णय प्रक्रिया में देरी और आवश्यक वित्तीय आवंटन की पोल खोलता है। वास्तव में तीनों सेनाओं में रक्षा साजो सामान को लेकर कड़वी हकीकत यही है कि बजटीय बाधाओं के कारण सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और हथियारों का भंडार बढ़ाने में की राह अवरुद्ध हो गई है। राष्ट्रीय क्षमताओं से जुड़ा यह अहम पहलू राजनीतिक प्राथमिकताओं के पायदान में उतना महत्वपूर्ण नहीं दिखता। ऐसे में सुरक्षा बलों में किसी तरह जुगाड़ के भरोसे काम चलाया जा रहा है। जहां तक सैनिकों के लिए सुविधाओं का सवाल है तो इस मामले में एक शर्मनाक तथ्य यह है कि वे न केवल बढ़िया हथियारों से वंचित हैं, बल्कि उन्हें स्तरीय कपड़े और जूते जैसे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। जहां भारत अन्य देशों की सेनाओं और पुलिस को कपड़े एवं जूतों का निर्यात करता है, वहीं उसकी अपनी सेना को वैसी गुणवत्ता की सामग्री नहीं मिल रही है। सेना के एक पूर्व कमांडर ने जून 2018 में इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा था कि भले ही भारतीय विनिर्माता दुनिया में बेहतरीन गुणवत्ता वाले जूते तैयार करते हों, पर भारतीय सेना दुनिया में सबसे घटिया कॉम्बैट बूट्स पहनने को मजबूर है। इस प्रकार देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष कई जटिल चुनौतियां हैं। दूसरा आर्टिकल है खतरों की अनदेखी के दुष्परिणाम। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर चर्चा में आई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का आरोप है कि उन्होंने वर्जित नशीले उत्पादों की खरीदा बेचा। वह नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक
सब्सटेंस एक्ट 1985 के दायरे में आता है। सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस को यह नहीं पता था कि मायानगरी में ड्रग्स का कारोबार होता है? सच जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि ड्रग्स के व्यापक कारोबार का मामला देश की सुरक्षा के लिए कहीं अधिक गंभीर है। विडंबना यह है कि इस काले कारोबार को खत्म करने के लिए वैसे प्रयास नहीं होते जैसे आवश्यक होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस की सरकारों ने आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। 1993 में एन वोहरा समिति ने देश में ड्रग्स कारोबार की भी विस्तृत जांच की थी। उसने देश की इस समस्या से मुक्त करने के लिए कई उपाय भी सुझाए थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वोहरा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के बजाय उसे दबा दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार बम्बई सिटी मुंबई पुलिस और बम्बई के अपराध जगत के बीच सांठगांठ के बारे में सीबीआई ने 1986 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। सीबीआई द्वारा नए सिरे से अध्ययन कराया जाना उपयोगी होगा। यह कभी नहीं कराया गया। वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था, संगठित अपराधी सिंडिकेट माफिया आमतौर पर स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे अपराध करके अपनी गतिविधियां शुरू करता है। 1962 में चीन के हाथों अपमानजनक हार के कारणों की जांच के लिए देश में हैंडरसन ब्रुक्स भगत समिति बनी। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसे भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दबा दिया था, क्योंकि उसके प्रशासन से नेहरू की छवि बिगड़ने वाली थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी तत्कालीन सेना प्रमुख वीके सिंह ने सरकार को लिखा कि हमारी सेना के पास हथियारों की भारी कमी है। इस कमी को देखते हुए तब सेना के रक्षा मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय को एक विशेष प्रस्ताव भेजा गया था कि उस इलाके में सेना को आधुनिक हथियारों का साजो सामान से सुसज्जित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। मकसद चीन से लगती सीमा पर भारतीय सेना को मजबूत बनाना था। उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के साथ ही वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से यह एक अजीब सवाल भी पूछा कि क्या कुछ साल बाद भी सीमा पर चीन से खतरा आज की तरह बरकरार रहेगा? कुछ साल बाद क्या हुआ, यह दुनिया देख रही है। तीसरा आर्टिकल है झुग्गी बस्तियों का भविष्य। यह अच्छा हुआ कि दिल्ली और आसपास रेल पटरियों के किनारों की झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि ऐसा कुछ करने के पहले रेल और दिल्ली सरकार से बात की जाएगी। इसका अर्थ है कि इन झुग्गियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम नहीं होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जाता तो करीब 48,000 झुग्गियों में रहने वाले 2 लाख से अधिक लोग सड़क पर आ जाते। इससे रेलवे की जमीन तो अवैध कब्जे से मुक्त हो जाती, लेकिन कोरोना संकट के बीच एक मानवीय त्रासदी सिर उठा लेती। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इन झुग्गियों को हटाने के मामले में किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे अथवा अन्य सरकारी विभागों पर झुग्गी बस्तियों को हटाना समस्या का फौरी समाधान ही है। यदि ऐसी झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तो इस तरह की बस्तियों से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। यह बात जितनी दिल्ली एनसीआर पर लागू होती है उतनी ही शेष देश पर भी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन के नए चैंपियन बने थिएम। विश्व के तीसरे नंबर के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डोनिम थिएम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही वह 71 साल बाद शुरुआती 2 सेट गंवाकर यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 1949 में टेड थ्रेडर को हराकर पांचो गोंजालेस ने यह खिताब जीता था। तब उन्हें भी 2 सेट गंवाने के बाद वापसी की थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मैराथन मुकाबला करीब 4 घंटे से भी अधिक समय तक चला। इस बार यूएस ओपन को नया चैंपियन भी मिल गया, क्योंकि दोनों खिलाड़ी पहली बार ही यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। तो ये आज का 15 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।